मैं शादी की रात घूंघट ओढ़े अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति कमरे में आया। मेरी तरफ आगे बढ़े तभी वो आकर रुक गया। मैं सोच रही थी कि वो मुझसे कोई बातचीत करेगा, मगर वो कुछ न बोला। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपना घूंघट खुद ही उठाकर देखा, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने कमरे को खाली पाया। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं डरी हुई नजरों से यहाँ वहाँ देखती रही। तभी कमरे का दरवाजा दोबारा खुला और मेरा पति कमरे में आया। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, मुझे परेशान देख के वो जल्दी से मेरे पास आया और बोला, क्या बात है जास्मीन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मैं बोली, थोड़ी देर पहले ही कमरे में कोई आया था। जैसे ही मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरा खाली था। मेरी बात सुनकर संजय बड़ा परेशान हो गया था, तो कुछ देर तो कुछ बोला ही नहीं, फिर हंसने लगा और बोला कि पहले भी कमरे में मैं ही आया था। मैं तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा तो लाना ही भूल गया था, इसलिए जल्दी से बाहर गया था कि तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का तोहफा ले आऊं। मैंने संजय के हाथ में अंगूठी देखी, तब मुझे सुकून मिला। संजय अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और बोला, जास्मीन, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। और इनकी बात सुनकर मैं शर्माई। उसी वक्त संजय उठकर बाथरूम चला गया। जब वो वापस लौटकर आया तो बोला, मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, तुम भी कपड़े बदल कर आराम कर लो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। सुबह हुई तो मैं कमरे से बाहर निकलकर घर का जायजा ले रही थी। मेरी और संजय की अरेंज मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और न ही हमारा आपस में कोई रिश्ता था। मम्मी ने बस इतना कहा था कि जास्मीन, तुम बहुत खुशनसीब हो जो संजय जैसा अच्छा हमसफर मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे भी उसका कोई नहीं है। माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, बहन भाई कोई नहीं है, वो अकेले ही हर चीज का मालिक है। तो मैं बोली, मम्मी, मेरे पति का कोई रिश्तेदार नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो उसे कौन समझाएगा? मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली कि यही तो सारी बात है। रिश्तेदार नहीं है तो वो फिर किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा? बल्कि पूरी दुनिया में उसको तुमसे ही एक रिश्ता होगा और वो तुम पर जान देगा। बस बेटी, तुम अपने पति की हर बात मानती रहोगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मुझे मम्मी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने संजय के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और मैं आज उसकी बीवी बनकर उसके घर की मालकिन बन गई थी। मैं घर की एक एक चीज को बड़े ही प्यार से छूकर देख रही थी। हमारा छोटा सा घर था, मगर बहुत ही खूबसूरत था। घर का हर चीज बहुत ही अच्छे से सजी हुई थी। चलते चलते मैं घर के पीछे चली गई थी, जहाँ छोटा सा कमरा था। मैंने सोचा कि उस कमरे में देखूं कि वहाँ क्या पड़ा है। मैंने जैसे उस कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा था। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो संजय खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा ही गुस्सा था। संजय बोला, जास्मीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्माकर बोली, अपना घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपके घर की और आपके दिल की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। संजय के चेहरे पर गुस्सा था और बोला, जास्मीन, पूरा घर तुम्हारा है, बल्कि अब तो मैं भी तुम्हारा हूँ, मगर ये कमरा ना तो मेरा है और ना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम इस कमरे से दूर ही रहना। मैं बोली, यह क्या बात हुई? घर आपका है तो फिर आपके घर में बना यह कमरा आपका क्यों नहीं है? संजय बोला, ये मैं कुछ साल पहले किसी और को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा है, वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। जब आएगा तो मैं उसे कह दूंगा कि अपना सामान उठा कर ले जाए, फिर तुम उस कमरे की मालकिन बन जाना। मुझे बहुत हैरानी हुई और बोली, ऐसा भी कौन था जिसके लिए आपने कमरा अभी तक बंद करके रखा है? फिर संजय बहुत गुस्सा होने लगे और बोले, बस ज्यादा सवाल मत करो, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। चलो आज के बाद यहाँ मत आना। मैं तो अपना मुंह लेकर रह गई थी। भला ये क्या बात हुई कि ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं? लड़कियां तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा बोलती हैं। मैं संजय के पीछे पीछे घर के आंगन में आ गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजी तो संजय ने जाकर दरवाजा खोल दिया। जब वो वापस आया तो उसने हाथ में नाश्ता पकड़ा हुआ था। मैं बोली, अरे संजय, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो आपकी बीवी घर आ गई है ना, अब आपको कोई चीज बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। संजय बोला, आज नाश्ता कर लो। हम दोनों ने मिलकर चुपचाप से नाश्ता किया था। मैं संजय से नजरें चुराकर उसे बार बार देख रही थी। संजय बहुत ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि अगर उसके चेहरे को देखती तो देखती रह जाती। संजय नजरें झुकाकर नाश्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी लंबी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई थी। तभी संजय बोला, जास्मीन, मेरा चेहरा बाद में देख लेना, पहले नाश्ता कर लो। मैं तो एकदम से हड़बड़ा गई थी, मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मुझे तो बहुत हैरत हुई कि संजय को कैसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद संजय सारे बर्तन उठाकर किचन में ले गए और धोकर रख भी
भी आए थे। मैं बहुत खुश थी। संजय बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन मुझे इसकी कम बोलने वाली आदत से परेशानी थी। खैर, इसका हल मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे इसे अपने रंग में लाऊंगी। मैं संजय के साथ बहुत खुश थी। कुछ ही माह के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा कि जब यह खबर मैं उनको सुनाऊंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए शाम को वो जैसे ही घर आए, मैं जल्दी ही उनके पास गई और बोली, संजय आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर संजय का चेहरा लाल हो गया था और मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, मुबारक हो मेरी जान, और तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जबकि मैं संजय का चेहरा पड़ गई थी कि उसे मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे इनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही संजय कमरे में आ गया और बोला, क्या बात है जास्मिन, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मैंने कहा, आपको बच्चे की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई? इसलिए संजय ने मेरा हाथ थाम लिया और प्यार से बोले, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मगर आजकल मुझे काम की परेशानी है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ थोड़ी परेशानी है। बॉस ने आज ये खबर सुनाई है कि इन्हें कुछ वर्कर कम करने पड़ेंगे। मुझे फिक्र है कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। मैंने संजय के हाथ पर हाथ रख दिया। आप फिक्र न करें, आने वाला बच्चा अपना नसीब साथ लेकर आएगा। उसका बंदोबस्त करने वाला भगवान है। मेरी बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद संजय मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। मेरी लंबी चौड़ी बातें भी सुनकर गुस्सा नहीं होते थे। मैं किचन में खाना बना रही थी। संजय सुबह काम पर गए हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि संजय वापस आ गए। मैं इतनी हैरान हुई और बोली, संजय आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? जैसे ही पीछे देखा, संजय आए ही नहीं थे। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे दिलो दिमाग में संजय का प्यार इतना ज्यादा है कि अब हर वक्त मेरे दिमाग में इन्हीं का ख्याल रखता है। शाम में जब वो वापस आए तो मैंने सबसे पहले इन्हें यही बात बताई थी। संजय अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखे और खुश बिल्कुल भी नहीं हुए थे। मैं खुद घबरा गई थी। उनको मैंने ऐसी क्या बात कह दी? कहते हैं ना, हर बात पति को बताने वाली नहीं होती है। खैर, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। संजय ने बोला, आज खाना के बाद चाय पीने का दिल कर रहा है। मैं जल्दी से उठकर बोली, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। तभी संजय ने मेरा हाथ थामकर मुझे बिठा दिया और बोले, नहीं नहीं तुम बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैं मुस्कुराने लगी थी। संजय उठकर किचन में चले गए तो मैं अपनी बातों में खो गई थी। थोड़ी देर बाद ही संजय चाय लाए तो हम बातें करते करते चाय पीने लगे। मुझे नींद आ गई तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि संजय टीवी पर खबरें देख रहे थे। मैं ऐसी गहरी नींद में पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी होने की वजह से मुझे रात को उठकर बाथरूम में जाना पड़ता था। 5:15 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से उठकर बाथरूम में चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे संजय नजर नहीं आए थे और वो रात भर कमरे में आए ही नहीं थे। मुझे इस पर गुस्सा आया कि सुबह ऑफिस जाना है लेकिन अभी तक खबरें लगाकर बैठे हैं। मैंने सोचा कि खुद ही जाकर इन्हें बुला लेती हूँ। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो हॉल भी खाली पड़ा था, टीवी भी बंद था। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर संजय इतनी रात को मुझे कुछ बताए भी नहीं, कहाँ जा सकते हैं। मैं बरामदे में गई तो वो भी खाली था। मेरा दिल घबराने लगा। तभी मेरी नजर घर के आखिरी वाले कमरे में गई। उस कमरे से रोशनी आ रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी कि संजय के मेहमान वापस आ गए हैं, जिसका सामान कुछ सालों से उस कमरे में पड़ा था। मैं जल्दी जल्दी कमरे के पास जाने लगी। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर से संजय की आवाज आ रही थी। वो कुछ कह रहा था और रो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कमरे में जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। अचानक ही कमरे के अंदर अंधेरा हो गया और संजय बाहर निकल आए और मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटता हुआ आंगन में ले गया और बोला, जास्मीन मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तुम वहाँ पर क्यों आई थी? मैं बहुत डर चुकी थी। मैं बोली, संजय आप कमरे में नहीं थे, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कमरे से बाहर आई तो आप हॉल में भी नहीं थे। जब मैं बाहर गई तो देखा उस कमरे से आधी रोशनी आ रही थी, तो सोचा कि आपका मेहमान वापस आ गया है, इसलिए वहाँ आ पहुंची। संजय मुझे कमरे में ले आया था। मुझे बोला, जास्मीन कितनी बार बकवास की है, उस कमरे के इर्द गिर्द नजर न आओ। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही? उस दिन के बाद से मैंने कभी उस कमरे के बारे में सोचा भी नहीं था। दिन गुजरते गए और मेरी डिलीवरी का वक्त आ पहुंचा। आज सुबह से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने संजय को घर में रोक रखा था कि किसी भी वक्त अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। दोपहर में मैं आराम करने के लिए लेटी तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। जल्दी से बोली, संजय गाड़ी निकाले, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। संजय जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं सोच रही थी कि संजय कब कमरे में आएगा, मगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी तक नहीं आया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तभी संजय एक औरत के साथ कमरे में आया। वो बोला, यह बहुत समझदार दाई है, तुम्हारा केस यही करेगी। मैं संजय को देखने लगी। दर्द की वजह से मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रह गई थी। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे अस्पताल ले चले, लेकिन संजय ने मेरी एक न सुनी और मुझे उस दाई के हवाले करके खुद बाहर निकल गया था। दाई मुझ पर इतना जोर लगाने लगी और तकरीबन 2 घंटे के तकलीफ
तकलीफ के बाद मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज पड़ी थी। मैंने दिल में भगवान का धन्यवाद की और आंखें बंद कर ली। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। मेरी आंख खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखा तो वहाँ नहीं था। मैंने संजय को आवाज दी तो वह उठकर कमरे में चला आया। उसकी आंखें खून जैसी थी। मैं बोली, संजय मेरा बच्चा कहाँ है? बेटी पैदा हुई है या बेटा? संजय की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो बोला, बेटी पैदा हुई थी मगर तुमने मरे हुए बच्चे को पैदा किया था। मैं संजय की तरफ देखने लगी और बोली, मैंने अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, अपने कानों से सुनी थी। संजय बोला, तुम तो बेहोश हो गई थी, नींद में सुनी होगी आवाज। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह इतनी सुकून की गहरी नींद सो सकता। मैं चीखने चिल्लाने लगी और बोली, संजय मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो, मेरी बच्ची कहाँ है? संजय के बात सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो बोला, मैंने तो अपनी बच्ची को कल मिट्टी में दफना दिया। मैं बोली, कल? क्या मतलब? संजय बोला, तुम कल से सो रही हो, अपनी बच्ची की जुदाई का गम मैं अकेला ही सह रहा। मैं चीख चीख कर रोने लगी थी। मैं बोली, संजय तूने मुझ पर बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुमने मुझे एक दाई के हवाले कर दिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा जुर्म किया। अब मेरा दिल टूट चुका था। उसका चेहरा देखने को दिल नहीं कर रहा था। कुछ महीने गुजरने के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं थी। एक दिन आंगन में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी एक पड़ोसन घर में आई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, बेटी तुम्हारी बच्ची का सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे तो जब से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान इस बार तुम्हारी गोद हरी कर दे। पिछली बीवी ने भी 2 बच्चे पैदा किए मगर दोनों मरे हुए थे। जबकि उसकी बीवी रो रो कर कहती थी कि संजय मैंने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। मेरा तो दम घुटने लगा था। मैंने पूछा, आंटी संजय पहले से शादीशुदा है? वो आंटी एकदम से परेशान हो गई। वो बोली, बेटी क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी? मैं चुपचाप आंटी को देखती रह गई। वो बेचारी शर्मिंदा हो गई और बोली, फिक्र न करो, उस बीवी को तो संजय ने कब का तलाक दे चुका है। अब तो सिर्फ तुम्हारा ही पति है। मेरी पड़ोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने 2 कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई। मैं जानती थी कि संजय की पहली बीवी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपनी बच्ची के रोने की आवाज सुनी थी। मुझे संजय से डर लगने लगा था। न जाने वो ये सब क्यों कर रहा था। मैं अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि संजय वहाँ मेरा पीछे आ जाता और मेरे माँ बाप मुझे उसके साथ जबरदस्ती घर भेज देते। मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उसके घर में वो और बस उसकी मम्मी रहती थी। मेरी दोस्त डॉक्टर थी और उसके घर में आंटी नीलम रहती थी। इन्हें पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उन्हें अपनी सारी बात सुना दी थी। ये मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मैं और आंटी अस्पताल गई चेकअप के लिए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया था। अचानक से चीख मारी। डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहर निकल गई। मैं और आंटी हक्का बक्का उसको देख रही थी। थोड़ी देर के बाद और डॉक्टर्स अपनी नर्स के साथ कमरे में वापस आए। उसने मुझे बेड पर लेटाकर जंजीर से बांध दिया। मैं तो डर से थर-थर कांपने लगी थी। आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी। वो डॉक्टर से गुस्सा होकर बोली कि ये क्या हरकत लगा रखी है? तुम डॉक्टर हो या जानवर? खोलो मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। डॉक्टर बोला, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ये सब हम आपकी बेटी के लिए ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है, आधा जानवर का। ये बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। अगर पैदा हो गया तो माँ की ममता की तड़प में उसको पालने लगेगी, मगर तब तक बहुत तबाही मच जाएगी। हम इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। आप ऑपरेशन के कागज पर दस्तखत कर दें। आंटी बोली, मेरी बच्ची को छोड़ दें अभी और इसी वक्त मैं पता करती हूँ कि क्या बात है। आंटी मुझे अस्पताल बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी। मैंने आंटी से कहा कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, वही बताएगा कि आखिर ये बात क्या है। हम दोनों उसके घर चले गए थे। घर खाली पड़ा था। मैं आंटी को लेकर घर के पीछे गई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो कमरा खुला हुआ था। संजय भी वहीं पर बैठा हुआ था। मैं कमरे में गई। संजय मुझे देखकर बहुत डर गया था। मैं बोली, मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान है और आधा जानवर। इसके पीछे क्या राज छुपा है? मुझे तुमसे वो जानना है। संजय रोने लगा और बोला, जास्मीन मैं बहुत खराब इंसान हूँ। मैं अपनी जवानी के दिनों में बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा था। हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी। कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी बहुत खुश हो गई थी। हमारी दोस्ती हो गई और मैंने उसका फायदा उठा लिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं उससे शादी कर लूं, अपने घर ले आऊं, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उसने कहा कि वो मेरे माँ बाप को ये बात बता देगी। तब मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैंने बोला, इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रही थी। मैं तो जूता भी ब्रांड का पहनता हूँ, फिर तुम जैसी गरीब से शादी कैसे कर लूं? और वो रोती हुई घर चली गई। मुझे पता चला कि उसने ऑपरेशन करवा लिया था। कुछ माह बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पहला बच्चा ऐसे ही हुआ था। उसने 2 घंटा दुनिया में सांस लिया और फिर चल बसा। मैं और मम्मी बहुत परेशान थे। एक बाबा के पास गए तो वो बोले, संजय तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है। ये काला जादू बहुत ज्यादा भारी है। कई कई महीने तंत्र मंत्र किया गया है ताकि तुम्हारा बच्चा आधा
जानवर हो, मैं तुम्हारे लिए तोड़ कर देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। बाबा भी जादू का तोड़ कर रहे थे कि मर गए। मुझे मालूम पड़ा था कि वो शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाए। मेरे 2 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम बच्चे मरे पैदा कर रही हो, तो उसे मेरी बात का भरोसा नहीं था, इसलिए मुझसे तलाक लेकर चली गई। इस कहानी के 15 साल बाद मैंने तुमसे शादी की। क्या पता वो जादू कमजोर पड़ गया हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तुमने बच्चा तो जिंदा ही पैदा किया था, मगर फिर वो कुछ देर बाद मर गया। मैं अजीब नजर से संजय को देखती रही। मैंने उसे तलाक का कहा तो उसने मुझे तलाक दे दी। कुछ दिन बाद मैंने उस बच्चे को जन्म दिया। वो थोड़ी देर तक जिंदा रहा और फिर मर गया। इस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी। मैं अपनी मम्मी पापा के घर वापस चली गई तो उन्होंने मुझे बोझ समझकर उतारने की कोशिश न की, बल्कि बहुत खुशी खुशी अपने घर में रख लिया था। अब अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर मेरे दिल से वो दुख नहीं जाता। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।